अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आरजे मनीष स्वागत करता हूं आपका लाइव गोज ऑन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे वो आरपी के चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और वो शेयर करेंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ। आज के शो में मैं जिनसे मिलवाने वाला हूँ आपको, उनका नाम पीयूष है। वो कलकत्ता से हैं। वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस काम में उन्हें क्या क्या चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्वागत करते हैं पीयूष जी का। वेलकम पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे रेडियो उड़ान में इनवाइट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे आप अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं फिलहाल अपना फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कहाँ पे निवेश करना है, कौन सा इंश्योरेंस उनके लिए सही रहेगा। तो ये मैं अभी फिलहाल एज अ एडवाइजरी और एज अ प्लानर काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। जी, तो आप ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का भी कर रहे हो? हाँ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये मेरा बेसिकली पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अच्छा जी, तो ये आप अकेले करते हो किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर? हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स तो हम सारी कंपनी का करते हैं, इंश्योरेंस सारे कंपनी का करते हैं, बट जो स्टॉक ब्रोकिंग है उसमें मैंने मोतीलाल ओसवाल का फ्रेंचाइज लिया है। तो वैसे पूरा इंडिपेंडेंट ही है, बस मोतीलाल ओसवाल का फ्रेंचाइज, मतलब मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फॉर स्टॉक्स। तो वो स्टॉक ब्रोकिंग के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। वैसे पूरा प्रैक्टिस जो है वो इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ। जी, इसके बारे में हम आगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको आरपी कब स्टार्ट हुआ, किस एज में आपको पता लगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में? हाँ, तो जब मैं 4 साल का था तब मेरे को ये आरपी का डायग्नोसिस हुआ। तो उस समय डॉक्टर ने बोला था कि ये बीमारी तो बर्थ से ही है। बस 4 साल का था मैं तब वो डायग्नोस हुआ, तब डिटेक्ट हुआ। तो मैं एक बार क्या हुआ कि मैं घड़ी देखने की कोशिश कर रहा था, बट घड़ी ठीक से देख नहीं पा रहा था, मम्मी को टाइम नहीं बता पा रहा था। तो तभी मेरे पेरेंट्स को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ आंखों में प्रॉब्लम है। तब टेस्टिंग कराया तो तभी आरपी का डायग्नोसिस हुआ। तो 4 साल की एज में आपका आरपी डायग्नोज हो गया। हाँ, तो उस आगे समय फिर मुझे कैसे रीडिंग लिया? विजन थी जी, हाँ, उस समय रीडिंग विजन थी, बट ग्रेजुअली फिर वो विजन कम होते गया। तो आपने फिर उसको कैसे लिया आगे, पढ़ाई वगैरह कैसे की आपने? हाँ, तो क्लास 9-10 तक ग्रेजुअली, देखिए क्लास 6 तक मेरा, आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए मेरा रीडिंग विजन था। तो उस समय तक मैं फर्स्ट बेंच में बैठ के, जैसे क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठ के मुझे बोर्ड दिखता था क्लास 5-6 तक। फिर धीरे धीरे वो संभव नहीं हो पा रहा था, बट मेरा कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह जो होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो मैं रीड कर पा रहा था और अपना आंसर शीट में आंसर लिख पा रहा था। तो वो मैनेज कर पा रहा था। बट मुझे सपोर्ट का जरूरत, क्लास 6 के बाद मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ने लग गया, क्योंकि मैं अब इतने बुक्स को पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि रीडिंग स्पीड बहुत कम हो गया था उस समय। तो मैं किसी को, कोई रिलेटिव को, पेरेंट्स को बोलता था मुझे रीड करने को, टेक्स्ट बुक्स वगैरह,
फिर मैं वैसे करने लगा। जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं जहाँ पे देखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो खुद मैं मैनेज करता था, क्योंकि मुझे मेरा उस समय थोड़ा सा जो विजन वो था, मतलब जो रीड करने वाला विजन था, तो वो मैथमेटिकल चीज़ों को, अकाउंटेंसी, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सब को मैं कर रहा था, बट बाकी चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको रीड करना पड़ता है पूरा, मतलब चैप्टर्स को रीड करना पड़ता है, वहाँ पे मैं सपोर्ट ले रहा था। फिर ग्रेजुअली क्लास 11 से मेरा विजन बहुत उस समय बहुत कम हो गया था, तो मेरे को उस समय रीडिंग विजन मेरा आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो मैंने स्क्राइब फर्स्ट टाइम क्लास 11 में लिया था रीड करने को। तब मैं आंसर शीट में आंसर्स खुद लिखता था। फिर ग्रेजुएशन वो पेपर आपको रीड करके बताता था स्क्राइब? हाँ, स्क्राइब रीड करके बताता था, आंसर मैं खुद लिखता था। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब मैं ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन में मुझे रीडर और राइटर दोनों की जरूरत पड़ने लगी। हाँ जी। तो आपको ये कैसे पता लगा कि स्क्राइब लेके हम कर सकते हैं? ये एक्चुअली ये हमारे जो स्कूल में टीचर ने, उनका रोल अच्छा था। उन्होंने बाकी स्कूल्स में जो विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल में भी उन्होंने पता किया कि लोग एग्जाम कैसे करते हैं, एग्जाम कैसे लिखते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल और जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, उनका इसमें बहुत योगदान था, क्योंकि हमारा स्कूल में, मतलब हमारे स्कूल में जब मैं क्लास 6 तक था, मैं एक दूसरे स्कूल में था। फिर 7 से मैंने अपना स्कूल चेंज किया, तो 6 तक मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि टीचर्स उस स्कूल जिसमें मैं पहले था, वहाँ पे टीचर्स सुनने को तैयार नहीं थे। बोल रहे थे कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप स्पेशल स्कूल में जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल साइटेड लोगों को ही प्रेफर करते हैं, मतलब उनको ही आपको स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज किया, वो स्कूल में वो लोग साइकियाट्रिस्ट और ये सब, और जो होते हैं काउंसलर लोग, उनको मतलब वो इन हाउस स्कूल में था। जब मैंने स्कूल चेंज किया, जब मैं स्कूल चेंज किया, उस स्कूल का नाम है द हेरिटेज स्कूल, कोलकाता में। तो वहाँ पे काउंसलर, टीचर के काउंसलर को भी इन हाउस स्कूल में रखा हुआ था। हाँ जी। तो वो काउंसिल टीचर्स को करते थे, तो वहाँ पे टीचर्स का बिहेवियर और टीचर का वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके चीज़ों को समझते थे। और प्रिंसिपल का भी वैसा ही वो था कि पेरेंट्स को बार बार बुलाना, उनको समझाना और मतलब कन्विंस करना कि नहीं, कोई स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है, हम मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। और मेरे साथ में एक और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी क्लास 11 में उसने ज्वाइन किया था। हाँ जी। तो बहुत सपोर्ट स्कूल से मिला हमें, तो वो बहुत हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया। तो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे मदर के लिए भी उस समय, क्लास 6 के बाद, क्योंकि ये स्कूल का फीस, मतलब ये कोलकाता का मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल था तब उस समय की बात। जी। तो पेरेंट ने भी लड़ झगड़ के फैमिली से सबसे मतलब, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो लड़ झगड़ के मुझे उस समय स्कूल में एडमिशन करवाया। तो मेरे को लगता है कि वो स्कूल में एडमिशन करना मेरा एक टर्निंग पॉइंट हो गया। जी, उसी से आपको फायदा मिला, अपने पढ़ाई की अपने अच्छे से, क्योंकि पहले बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि ना वो मतलब आप जानते हो क्लास 5-6 के टाइम पे बच्चे भी मैच्योर नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स भी मतलब उसको नेगेटिवली देखने लगे, कई बार मजाक उड़ाने लगे उस चीज का। तो वो थोड़ा सा उस समय डिफिकल्ट हो रहा था। बट जब स्कूल चेंज किया मैंने, वहाँ पे मेरे को अलग इन्वायरमेंट मिला, तो वहाँ बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ आपको ऐसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्लास 7-8 के बाद में मेरे को बहुत, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स और काउंसलर्स का भी, हम लोग के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी सेशंस वगैरह होता रहता था। तो और ग्रेजुअली एज के साथ बच्चे भी मैच्योर थोड़ा हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं, तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो उसी की वजह से आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहा, ब्लाइंड होने के बावजूद भी, विजन कम होने के बावजूद भी? पढ़ाई में इंटरेस्ट का बने रहने का कारण मेरे पेरेंट्स भी है और टीचर्स दोनों ही हैं इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम कोई भी एंड तक जाएंगे सपोर्ट करने को। पढ़ाई छोड़ने का या फिर पढ़ाई ना करने का वैसा ख्याल तो कभी मेरे मन में भी आया नहीं। और आई एम श्योर वो आपको पूरा सपोर्ट मिला फैमिली से और स्कूल से भी? बिल्कुल। और अगर मेरे को ये मैं श्योर हूँ कि अगर मुझे ऐसा ख्याल आता भी, ऐसा थॉट भी आता, तो वो पेरेंट्स मुझे करने भी नहीं देते। जी। तो फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया सर? हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने MBA के लिए एनरोल किया। उस समय भी मैं एक बार तो मुझे भी लग रहा था कि जब मैं गया था करियर कोचिंग के लिए, MBA का कोचिंग, जो कैट का कोचिंग होता है, उसके लिए जब मैं सेंटर पे गया था, तब मुझे बोल दिया था कि देखो, हम स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को कभी हमने पहले टैकल किया नहीं है, हम ले सकते हैं, हम आपको एनरोल कर सकते हैं, आपको सीट दे सकते हैं, बट हम आपको हेल्प कुछ अलग से नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल बाकी स्टूडेंट जितना जैसे बाकी स्टूडेंट्स है वैसे आप हो।
तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मतलब मैं अगर करूँगा भी तो ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा नहीं, तो मैंने उनका मटेरियल ले लिया, जो उनका मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में मैंने ले लिया, और फिर मैंने कैट की तैयारी खुद से ही की। अच्छा तो कैट से तैयारी करके और फिर मैंने मेरा एडमिशन, मेरे को उतना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, बट मैं मेहनत उस समय बहुत किया कैट के लिए। तो एक साल मेरा अच्छा स्कोर आया नहीं, तो मैंने कैट के लिए रीअपियर किया नेक्स्ट ईयर। तो एक साल मैंने बीच में मेरा ब्रेक हो गया, ड्रॉप किया। हाँ ड्रॉप किया। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने वापस अपीयर किया और फिर मेरा एडमिशन IIM रायपुर में हुआ, और फिर मैंने 2 साल के MBA के बाद अपना ये बिजनेस चालू किया। और स्पेशली मैं जितना मैं देखा हूँ कि ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ अपना भी कॉन्फिडेंस बनता है, और अपना कॉन्फिडेंस देख के बाकी लोग को भी कॉन्फिडेंस आता है, और बाकी लोग भी इसको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं। क्योंकि मैंने देखा, मतलब ठीक है स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में मुझे सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा बात है, बट वो कई गुना ज्यादा सपोर्ट मुझे MBA में मिला। एक तो मेरे लिए MBA चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि पहली बार मैं कलकत्ता से बाहर, अपने होम टाउन से बाहर एक फुल टाइम MBA करने के लिए मैंने 2 साल बाहर रहा हूँ। तो मेरे लिए उस समय और भी चैलेंजेस, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चैलेंजेस भी था, बट जो लेवल का सपोर्ट मुझे MBA के टाइम पे मिला वो शायद पहले कभी नहीं मिला था। जी, वही अगर आप कुछ करना चाहोगे तो दुनिया भी आपके साथ आएगी, आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो है कि पहला स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। पहला स्टेप, हाँ, पहला स्टेप आपको कितना भी कोई पुश करे, चाहे वो आपके पेरेंट हो, टीचर हो, आई थिंक आपके अंदर में जब तक नहीं आएगा कि आपको करना है, तब तक वो नहीं होगा। जी, तो आफ्टर MBA आपने कोई प्राइवेट जॉब भी की या फिर डायरेक्ट अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, मैंने इंटर्नशिप किया था, सीखने के हिसाब से मुझे सीखना था स्टॉक ब्रोकिंग में, अलग अलग चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं, वो सब मुझे सीखना था। तो मैंने इंटर्नशिप किया, बट प्रॉपर जॉब मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने अपना वेंचर ही चालू किया। तो आपका इसमें स्टॉक मार्केट में या जो म्यूचुअल फंड में, इसमें इंटरेस्ट कैसे बना? MBA से ही बना या स्टार्टिंग से ही कुछ था? ये इंटरेस्ट एक्चुअली बना मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे। मेरे ब्रदर इन लॉ एक्चुअली, जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड है, कजन सिस्टर के हस्बैंड, वो इसी बिजनेस में है। तो उनके थ्रू वो हमारा पहले पोर्टफोलियो मैनेज करते थे, हमारे परिवार का, फैमिली का। तो कई बार उनके साथ डिस्कशन होता था और कुछ, तो उस समय उनसे मैं इंस्पायर होके मैंने ये डिसाइड, मतलब ग्रेजुएशन में मैंने मोर और लेस डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है। तो इसके बाद फिर आपने MBA के बाद ये अपना सपना साकार किया और वेल्थ मैनेजमेंट के काम में आगे बढ़े। लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस कर रहे हो कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस इंश्योरेंस में आपको, किस इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होने के नाते आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? हाँ, तो पहला चैलेंज तो है कि मुझे एज अगर आप बिजनेस देखो इसको, तो क्लाइंट फेसिंग बिजनेस है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में वो चैलेंज था कि क्लाइंट को कैसे कन्विंस करूं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपका पोर्टफोलियो, पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मे बी 50 लाख का हो या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बनता है। और पहले मैं एकदम अपना जो चीज़ें हैं काफ़ी क्लियर कर देता हूँ कि, और साइट, ताकि उनको बाद में नहीं पता चले कि साइट नहीं है, और इसने मुझे ये फर्स्ट मीटिंग में बता देते हैं उनको। हाँ, तो बता देता हूँ। लेकिन इसमें मुझे हेल्प क्या करता है, मुझे अपना डिग्री हेल्प करता है बहुत। कि IIM का रायपुर होने का, मतलब वहाँ से पढ़ा होने के ये कारण मुझे वहाँ से बहुत माइलेज मिल जाता है, बहुत वहाँ से हेल्प मिलता है कि चलो जो भी साइट है, जो भी है, सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि बंदा, मतलब एटलीस्ट द अदर पर्सन इज इंटेलिजेंट, उसको नॉलेज चीज़ों का है जी। और वो मैनेज करने का उसमें कैपेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट डिग्री, क्योंकि बहुत बार ऐसे सुनने में मिलता है कि डिग्री से कुछ नहीं होता, अगर बिजनेस करना है तो ऐसे ही कर लो। बट कहीं ना कहीं अगर आपका क्लाइंट सर्विसिंग काम है और आपको एक क्रेडिबिलिटी चाहिए, तो डिग्री डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करता ही है जी। तो कभी आपको ऐसा लगा, किसी क्लाइंट ने ऐसे कहा हो कि खुद बिजली इम्पेयर्ड है, हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारा पैसा कैसे संभालेगा? हाँ, ये तो मुझे स्टार्टिंग में सुनने को मिलता था, बट जी, मैं देखा हूँ कि वो एक मीटिंग में वो कहीं ना कहीं कन्विंस तो हो ही जाते थे कि ये मैनेज कर सकता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अब तो मेरे पास मतलब अच्छा पोर्टफोलियो साइज हो गया, तो वो मैं बोल सकता हूँ। उस समय स्टार्टिंग में मेरे पास वो नहीं था, तो वो मेरे को मतलब ऐसा बहुत सिचुएशन फेस करना पड़ा जहाँ पे वो
भले ही उन अफोर्ड कर सकते हैं 50 लाख इन्वेस्ट करने का, बट वो 50,000 या 1 लाख से स्टार्ट करते थे कि एक बार देखना चाहते थे कि कैसे स्टार्टिंग में आपको टेस्ट हाँ, करके देखना टेस्ट चाहते करने के हैं। हिसाब से, राइट, एब्सोल्युटली टेस्ट करने के हिसाब से मुझे वो पैसा देते थे। उसके बाद फिर उनको अच्छा लगता था तो वो आगे इन्वेस्ट करते थे फिर। हाँ, फिर उनको समझ में आता था कि साइटेड हो या मतलब साइटेड नहीं हो, उनको उनके सर्विस में उनको कोई डिफरेंस नहीं फील हो रहा है। उनको अगर कोई साइटेड पर्सन भी होता वही ऐसे सर्विस देता, मैं भी वैसे ही सर्विस दे रहा हूँ, तो उनको ये अब मेरे को वो साइट और मतलब ब्लाइंडनेस के हिसाब से, विजुअली इम्पेयर्ड के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे में नॉलेज कितना है, मेरे में स्किल कितना है कि उनका मैं पैसा मैनेज कर सकूं, उस पर टेस्ट करते हैं अब मुझे। वो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मतलब वो अब एक साइट वाला जो चीज़ है वो एक हिंड्रेंस नहीं है। तो पीयूष जी, जैसे कि आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, आजकल ये ज़्यादा ऑनलाइन हो रहा है ये बिजनेस, तो आपको नए क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? क्योंकि आजकल काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, पेटीएम, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो आपको क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? आप कैसे उन्हें अपने साथ जोड़ते हो? हाँ बिल्कुल, तो मैं अभी बहुत सारा सेमिनार्स करता हूँ अक्रॉस द कंट्री में, सेमिनार्स करता हूँ। तो जैसे पुणे में एक बड़ी इंडियन कंपनी है जो टॉप 30 कंपनीज में आती है, वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ उनके होते हैं उनके लिए मैं सेमिनार कराता हूँ। पहले तो मैं जाके कराता था, तो अभी लॉकडाउन होने के बावजूद, मतलब ये कोविड के टाइम पे वो सब सेशंस ऑनलाइन होने लगे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी वो सब पेड सेशंस, एक तो वो पेड सेशंस होते हैं, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू भी मिलता है, और साथ में मुझे वहाँ से कस्टमर्स भी मिलते हैं, क्योंकि जो मैं सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का सेशन करता हूँ, लोगों को वहाँ पे बताता हूँ कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों आप, क्योंकि वहाँ पे सब ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ का मैं करता हूँ वो सब नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो या तो पहली बार जॉब में आए हैं या फिर उनको 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मतलब एक उस फेज में जब आप पैसा अर्न करना चालू करते हो तो आपको पता नहीं होता पैसे का करना क्या है, तो उसको कैसे एक फाइनेंशियल प्लान अपना बनाना है, उनको मैं एक पूरा सेशन में लोगों को समझाता हूँ, एक प्रेजेंटेशन देता हूँ प्रॉपर, और काफ़ी इनोवेटिव गेम के फॉर्मेट में भी है, हमारा गेम भी बना हुआ है, तो उसके फॉर्म में देता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्ट भी बना रहता है उनको, और फिर वो मेरे पास में आते हैं। तो एक फायदा मुझे ये होता है कि जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वही मेरे पास आते हैं, मुझे जाके किसी को बोलना नहीं होता। मतलब जैसे वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कोल्ड कॉल्स भी होते हैं, आपके पास भी कभी कॉल आएगा कि आपको हम फलाना इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं, आपके लिए ये पॉलिसी अच्छी रहेगी, तो उस केस में क्या होता है, आप जनरली लोग क्या करते हैं, फोन सीधा रख देते हैं, बोल देते हैं मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी नहीं कराना चाहता हूँ। वो एक पुश वाला सेल मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्या है, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उसको मैं खुद बोलता हूँ उनको कि आप मेरे को कांटेक्ट करो, और वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो वैसे में नए क्लाइंट्स को, अभी मेरे नए क्लाइंट्स बन रहे हैं। और जो आपने कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे पेटीएम और ग्रो, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक एडवाइजर का रोल वहाँ पे कैसे है? तो एडवाइजर का रोल बहुत ज़रूरी मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं। जब हम मान लीजिए आज आपके पास कुछ भी इनकम अभी नहीं है और सडनली आपके पास 50,000 1 लाख इनकम आने लग जाए, तो लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता उस पैसे का करना क्या है, और वो बहुत गलत डिसीजन स्टार्टिंग ऑफ द अपना कमाने के स्टेज में, अर्निंग स्टेज में ले लेते हैं। जैसे एक बड़ा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद लिया या ऐसा कुछ ले लिया जहाँ पे उनका फाइनेंसिस पूरा एक जगह पे ब्लॉक हो जाता है, जी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक एडवाइजर का रोल बहुत जरूरी है कि कैसे सब चीज को प्लान करना। तो ये मैं मानता हूँ कि ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको बस आपको अगर आप खुद डिसाइड कर लिया आपको क्या करना है तो आपको हेल्प करेंगे, बट मैं ये मानता हूँ कि एडवाइजर का रोल भी इसमें बहुत जरूरी है कि एडवाइजर के थ्रू ही लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है, एक फाइनेंशियल प्लानर है, उसके थ्रू ही हमें अपना प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि एडवाइजर ही आपको बताएगा कि आपको कब कौन सी पॉलिसी या कब किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, राइट टाइम म्यूचुअल फंड का वो एक एडवाइजर ही बता सकता है आपको। बिल्कुल। तो पीयूष जी, तो आगे आपका कोई ड्रीम है इसको और आगे बढ़ाने का या कुछ और नया करने का? हाँ बिल्कुल, ड्रीम तो है इसको बहुत आगे तक ले जाने का भी। जैसे मेरा अराउंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है अराउंड 18 to 19 करोड़, तो उसको मेरा टारगेट है उसको पहले 100 करोड़ तक लेके जाने का। तो वो एक पहला मेरा माइलस्टोन होगा। मे बी आने वाला अगर 2025 तक भी वो माइलस्टोन को अचीव करता हूँ तो मेरे लिए वो एक पहला माइलस्टोन रहेगा। उसके बाद वहाँ से मैं अगर एक बार उस स्टेज में मैं पहुँच गया तो मैं डेफिनेटली
के लिए भी डेफिनेटली कुछ करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी अपने फर्म में रिक्रूट कर सकूँ और यहाँ पे जॉब क्रिएट कर सकूँ। और फाइनेंशियल प्लानर्स, बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में ही फाइनेंशियल प्लानर्स बना सकूँ। जी, तो पीयूष जी, आप अपने म्यूचुअल फंड के बारे में बताओगे? अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो तो ये किस तरीके से वर्क करता है आपका? हाँ, तो कोई विजुअली इम्पेयर्ड अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे मोबाइल नंबर पे। मैं एंड ऑफ द शो में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। इसके अलावा जो मैं बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड माई सेल्फ, मैं चीज़ों को समझता हूँ कि क्या कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अपने में भी पोर्टफोलियो ट्रैक करने के बाद करें, या फिर क्या क्या इशू आता है एक पॉलिसी लेने में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी डिक्लाइन हो जाता है, डिनाई हो जाता है बेस्ड ऑन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वो चीज़ों को मैं वो चीज़ों को फेस कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों को उसमें हेल्प भी कर चुका हूँ। तो बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, आई थिंक मेरा वहाँ पे मैं और अच्छे से चीज़ों को समझता हूँ। कई बार विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को अपने पॉलिसी का क्लेम लेने में भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक कारण ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में पॉलिसी लेने के टाइम बहुत बार ऐसे मैंने देखा भी है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग डिक्लेयर नहीं करते कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो उस केस में कंपनी एकदम राइट है। अगर वो राइट, मैं ये राइट कहना गलत है, मैं ये बोलूंगा कि अगर वो क्लेम डिनाई कर रही है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिसी लेने के टाइम पे पूरा डिस्क्लोज नहीं किया। अगर डिस्क्लोज करते हैं तो मैं मानता हूँ कि क्लेम सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। वो आइस को लेके, जैसे अगर हम मेडिक्लेम की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो वो आइस का एक परमानेंट एक्सक्लूजन ले लेते हैं कि आंखों का ट्रीटमेंट कराने का आपको खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी कुछ भी होता है, आपको एक्सीडेंट का या फिर कोई और ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, हार्ट का, कैंसर का, ये सब चीज का ट्रीटमेंट कॉस्ट आपको बराबर मिलता है उसमें। अच्छा जी। और बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो ट्रैक हमारा जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो बिल्कुल एक्सेसिबल भी है। इसके अलावा भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए मेरा भी स्पेशल वहाँ पे कंसर्न रहता है। कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जो भी मेरे विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स हैं मुझे कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट करते भी हैं। मेरे जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो वो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रायोरिटी में रेजोल्यूशन उसका दिया जाएगा। जी, एक बार आप अपनी कंपनी और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बोल दो ताकि वे नोट डाउन कर सके। हाँ, मेरा कंपनी का नाम है रॉयल ईस्टर्न फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता है, बट हम क्लाइंट्स को ऑल अक्रॉस द कंट्री सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब पेपरलेस होने लग गया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97489 76371। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 9748976371। तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को अगर अपना इन्वेस्टमेंट्स कराना हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराना हो या डीमैट अकाउंट खोलना हो, डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड रहता है स्टॉक्स परचेज करने के लिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे पता नहीं है, ना मुझे पता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कि डीमैट अकाउंट खोलना है, ना ये पता है कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप पूरा प्लानिंग मेरे से, फाइनेंशियल प्लान मेरे से बनवा सकते हो। एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट आप पूरा फाइनेंशियल प्लान भी मेरे से बनवा सकते हो। जी, ना सिर्फ आप उन्हें अकाउंट खोल के दोगे या पॉलिसी दोगे, बल्कि आप उन्हें एडवाइस भी करोगे कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे सब कुछ मैनेज करना है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का पूरा सपोर्ट भी दूंगा और साथ में उनका पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उनसे कंटिन्यूअस डिस्कशन में रह के उसको मैनेज भी करूंगा एक्टिवली, ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करा सकूं। पीयूष सर, हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया आपको आरपी अर्ली स्टेज से है, तो आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया इससे पहले या फिर आगे होप है कि कोई फ्यूचर में ट्रीटमेंट आएगा और हम एक दिन देख पाएंगे दुनिया को? जरूर, मैंने काफी चीजों को ट्राई किया है। इम्प्लांट हाउस में जाके बहुत सारे ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया मैंने ट्राई किया, बट अभी तक उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट एज सच नहीं मिला है। तो अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरपी का ट्रीटमेंट, वैसे तो ट्रीटमेंट बोल के अभी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, रिसर्च चल रहा है। होपफुल मैं डेफिनेटली हूँ कि आज नहीं तो मे बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन ट्रीटमेंट आएगा। एट द सेम टाइम हम लोगों को इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं आए तो अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट रखना है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100% इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे भी बहुत टाइम सपोर्ट लेना पड़ता है, बट लोगों से बात करके, लोगों से चर्चा करके, आपके शो, आप जैसे कई लोगों से शो करवाते हो, तो बहुत सारा हम लोगों को सीखने मिलता है कि
क्या क्या नई चीज़ें डेवलपमेंट क्या क्या नई हो रही है, उसके बाद कैसे लोग अलग अलग सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पर्सन से बात किया था जो बॉम्बे में अकेला विजुअली इम्पेयर्ड है, वहाँ पे जॉब कर रहा है। वो अकेला लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है। अब जैसे आज मैं हूँ, मैं अकेले लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का सोच नहीं सकता, बट वहाँ से उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो 100% ब्लाइंड है वो लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकता है। तो ऐसे हमें कंटिन्यूसली लोगों से चर्चा करते रहना चाहिए। और मतलब ये मैं बोलूँगा कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब ये नहीं कि आरपी का ट्रीटमेंट आएगा अपना सारा फोकस उसी के ऊपर करे और अपना काम वगैरह सब छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। सकते हैं बट आप उसके और ट्रीटमेंट तो जब आएगा हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट। बिल्कुल जी एग्जैक्टली। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने विजुअली इम्पेयर्ड से सीखा कि कैसे वो लोकल ट्रेन में अकेला सफर कर रहा है, तो यही हमारा मकसद है शो का कि हम जाने कि लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे से मोटिवेट हो, हमें एक दूसरे से हिम्मत मिले कि हम भी उनके जैसा कर सकते हैं काम, जैसा कि आपने बताया। थैंक यू सो मच। आप ये शो करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा और आगे बढ़ने की ताकत भी इससे मिलेगी, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं कि जब आज मैं आपको एक छोटी सी और इंस्टेंस बताता हूँ। आज से जब मैं एक समझ लीजिए अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे ये लगता था कि ये प्रॉब्लम बहुत लोग नहीं फेस करते हैं। मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ बहुत लोग फेस नहीं करते हैं, और जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ वो कई मतलब बहुत लोग ऐसा फेस नहीं करते। तो मेरे लिए वो चैलेंज को फेस करना डिफिकल्ट थोड़ा उस समय हो गया था। लेकिन अगर मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का अगर उस समय एक्सेस होता, पता होता कि लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, और वो कनेक्टेड भी है और शेयर करने को रेडी भी है कि क्या उनका पाथ रहा है, क्या स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं और कैसे वो स्ट्रगल से निकल कर आगे बढ़े हैं। तो आई थिंक वो उस समय मुझे मिलता तो मैं आई थिंक वो मेरे लिए बेटर होता। तो आज अगर जो भी हमारे शो के लिसनर्स है जो आज सुन रहे हैं, वो बहुत मैं मानता हूँ कि वो बहुत लकी है कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म का एक्सेस आज मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका भी। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा हमें। तो जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो एक चीज़ है जहाँ जो इस शोज़ को के माध्यम से हमें मिलती है, बट अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे वो बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टेंटली अपने स्किल को डेवलप करते रहे, बी इट कंप्यूटर स्किल्स, बी इट इंडिपेंडेंट होने का स्किल्स, कैसे इंडिपेंडेंट रहे, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना हो सकता है। और कंप्यूटर का स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। मे बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अगर कोई अच्छे से एक्सपर्ट में अगर मैं बोलूँ इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुंच जाए तो भी मतलब बहुत सारे काम वो कर पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका हमारे शो में आने के लिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I am here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music.
प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बुआहें। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है, कह रहे हैं अरमां जाने का पागल समा है। आशिकी में हाय कैसी बाजियां है खेली, जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली। मेरे लिए सबका दिल है आवारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा, मेरे संग झूम ले आके यारा। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। दीवाने रुक जा तेरा हमसे सामना है, आँखों से छू ले छूना हाथों से मना है। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही है, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं है। मेरे बिन शाम है बेनजारा, मेरे बिन बेजिया हर सितारा, मेरे बिन इश्क है बेसहारा। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. नचदी नु पेन होवे लावा चंडू बाम सोनिए, नच नच तक जागी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए। गोरे गोरे पैरां विच नचदी नु पेन होवे लावा चंडू बाम सोनिए, नच नच तक जागी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए। चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम च नच दे पैजन थमका। चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम च
च मेरी आही गल्ला जग सारा करदा नी बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल में सोने 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 दी हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता मैनू वेख के लंघ दिया ने ऐसा बन दिया रुत्ता हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता मैनू वेख के लंघ दिया ने ऐसा बन दिया रुत्ता भुल जावण सदके चुम लेंदे वध के मैं ता शर्मावा है बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल में सोने 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 दी अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सालॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। खिलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया खिलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया तुझे है तोरे सारी भुइया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया उड़ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया बेबी बड़ी भोली है बेबी की रंग दी छोली है अंग्रेजी में खिट पिट में डमरी बुरा न मानो होली है रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जम के रे तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I'm Ekinath, and I'm here to tell you that
Savlon antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी प्यार प्यार वाली बात सब करके सुनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 उठते जाओ मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 उठते जाओ मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा तेरे कोल किवें आवां तैनू झप्पी किवें पावां थोड़ी एक्साइट करदा लिसन तैनू पहचानदी है हैबिट मैं जानदी है हर कुड़ी उत्ते मरदा तेरा एतबार नहीं करना मैं प्यार नहीं क्यों मेरा पीछा करदा चला जाएगा तू मुझे तंग करके डिच वाली बातें मेरे संग करके I wanna say you मेरी रन सोनिया तेरे नाल नाल तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरी गल तो सुन ले अब ना करूंगी ना ना मुझको रब आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने दिल ने डूबा डूबा मुझको रब आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने दिल ने डूबा डूबा मुझको रब आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने खामखा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी दे दी दे दी दे चीज दे दी दे दी दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी हाँ
माशाअल्लाह बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी 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 दिल चीज तुझे दे दी दे दी हाँ दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी दे दी। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I am here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. मेरे बिन सूनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बुआ है। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने।
से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है, चेहरे हैं अरमां जाने का पागल समा है। आशिकी में हाय कैसी बाजियां है खेली, जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली। मेरे लिए सबका दिल है आवारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा। मेरे संग झूम ले आके यारा सुनिए। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। दीवाने रुक जा तेरा हमसे सामना है, आँखों से छू ले छूना हाथों से मना है। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही हैं, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं है। मेरे बिन शाम है बेनजारा, मेरे बिन बेजिया हर सितारा। मेरे बिन इश्क है बेसहारा सुनिए। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया मैंने। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया मैंने। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।